अध्याय 8 जैविक प्रक्रियाएं, नियंत्रण एवं समन्वय, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपने सजीवों में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा है। आइए ऐसी ही कुछ प्रक्रियाओं पर विचार करते हैं। खाना निगलते समय हमारी सांस पल भर के लिए रुक जाती है। हमारे शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया के दौरान आहार नाल के अलग अलग भागों में अलग अलग पदार्थों का स्राव या अवशोषण होता रहता है। कभी कोई वस्तु अचानक आंखों के सामने आने से पलकें अपने आप बंद हो जाती हैं। इसी प्रकार पौधों की बातें करें तो छुई मुई पौधे की पत्तियां छूने से बंद हो जाती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सामान्यतः पौधों में रंध्र खुले रहते हैं। ऐसी कई प्रक्रियाएं निरंतर चलती रहती हैं। सभी जीवों में प्रक्रियाएं स्वतः चल रही हों या एक प्रक्रिया के चलते रहने से दूसरे का बंद होना हो, सूचनाओं का आवागमन होता रहता है। इनके लिए जीवों के शरीर में कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिससे किसी निश्चित समय में क्रियाएं संपन्न होती हैं। आइए इन व्यवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से तंत्रिकाओं और कुछ विशेष रसायन द्वारा सूचनाओं का संचार होता है। 8.1 मनुष्य में सूचनाओं का संचार एवं व्यवस्था। आइए हमारे शरीर में सूचनाओं के संचार के बारे में अध्ययन करने के लिए एक क्रियाकलाप करें। क्रियाकलाप 1, लगभग आधा मीटर लंबी स्केल या लकड़ी की छड़ी लें। अब चित्र के अनुसार अपनी अंगुलियों को रखें। अपने साथी से कहें कि छड़ी का ऊपरी छोर इस प्रकार पकड़े कि उसका निचला छोर आपकी अंगुलियों के बीच रहे, ताकि जब आपका साथी छड़ी को छोड़े तब आप तुरंत पकड़ सकें। अपने साथी को कहें कि छड़ी को छोड़ने से ठीक पहले वह आपको बताए। यह ध्यान रखें कि छड़ी और आपकी उंगलियों के बीच थोड़ा अंतर रहे। अब आपका साथी जैसे ही आपको छड़ी पकड़ने के लिए कहे और उसे छोड़े, आप तुरंत पकड़ने की कोशिश करें। क्या आप छड़ी के निचले छोर को, जो आपकी अंगुलियों के बीच था, पकड़ पाए? यदि नहीं तो ऐसा क्यों हुआ होगा? आपको कैसे पता चला कि छड़ी गिरने वाली थी? छड़ी को पकड़ने में शरीर का कौन सा अंग शामिल था? इस अंग के अलावा इस प्रक्रिया में शरीर के और कौन-कौन से अंगों की भूमिका रही होगी, सोचकर लिखिए। बच्चों, जब हम शाम के समय में गाड़ी से जाते हैं और हमारे आँख के सामने अचानक से कुछ आ जाता है तो हम अपनी पलकें बंद कर लेते हैं। ऐसा ही कुछ जब हम गर्म चीज़ों को छूते हैं तो हम अपने हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पैदल चल रहे हो और हमारे पैर में कुछ चुभ जाए तो हम अपने पैरों को भी हटा लेते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिक्रिया जो होती है, इनकी सूचना समय समय पर हमारे शरीर के अंगों के द्वारा मिलती है। चलो बताओ, तो इसमें कौन कौन से अंग शामिल होंगे? मेरुरज्जु और मस्तिष्क। वेरी गुड। और साथ ही तंत्रिका कोशिका भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो चलो इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। ओके मैम। प्रिया, तुम्हें इस लकड़ी को जो मेरे हाथ में है, इसका एक ऊपरी सिरे को पकड़ना है। ठीक है। और रिया, तुम्हें इस अंतिम छोर को पकड़ने की कोशिश करनी है। और प्रिया, इसे छोड़ने के पहले तुम रिया को बताओगी। ठीक है रिया, अब मैं काउंटिंग कर रही हूँ। जैसे मैं 1 बोलूँगी छूट जाएगा तो मैं पकड़ना है। ठीक है? 3, 2, 1। तो रिया, तुम इसका अंतिम छोर नहीं पकड़ पाए, तुमने लकड़ी बीच से पकड़ी। ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रिया ने सूचना रिया को दी और ये सूचना कानों से होते हुए, हमारे तंत्रिका तंत्र से होते हुए मेरुरज्जु से मस्तिष्क में पहुंची। जब तुमने बोला और ये सूचना रिया के कानों तक पहुंची,
कानों से ये सूचना मस्तिष्क में गई और इसके प्रति प्रतिक्रिया हाथों के द्वारा व्यक्त हुई। इसलिए तब तक ये लकड़ी नीचे आ चुकी थी, जिसके कारण तुम इसका अंतिम छोर नहीं पकड़ पाए। 8.1.1 सूचनाओं के संचार से संबंधित अंगों के बारे में हमें कैसे पता चला। क्रियाकलाप 1 में हाथ, आंख, कान जैसे अंगों के अलावा मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाओं की भी भूमिका है। इन अंगों और उनके कार्यों के बारे में हजारों सालों से अध्ययन हो रहा है। हमारे देश में सुश्रुत नामक चिकित्सक ने लगभग 3000 साल पहले शरीर के कार्यों के नियंत्रण में मस्तिष्क की भूमिका को अहम माना था। उनके इलाज की प्रक्रिया में मस्तिष्क के दर्द निवारण से लेकर संवेदनहीन अंगों को यथास्थिति में लाना भी शामिल था। आज भी आयुर्वेद में संवेदी अंग और उनसे जुड़े इलाज में सुश्रुत के तरीकों को अपनाया जाता है। सुश्रुत के लगभग 500 साल बाद ग्रीस के चिकित्सकों ने संवेदनाओं के आवागमन में मस्तिष्क के साथ साथ मेरुरज्जु और तंत्रिकाओं की भूमिका को भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना। उस समय तंत्रिकाओं के बारे में यह समझा जाता था कि ये मस्तिष्क से निकलने वाली संरचनाएं हैं जो शरीर में संवेदनाओं को ग्रहण करने और शरीर को गति प्रदान करने का कार्य करती है। उन्हीं दिनों एक जाने माने ग्रीक चिकित्सक गैलन एक मरीज का इलाज कर रहे थे। उन्होंने देखा कि गले के पास चोट लगने से उस मरीज के हाथ की संवेदनाएं खत्म हो गई थी, किंतु उसके उस हाथ में कार्य करने की सामान्य क्षमता थी। इस अवलोकन के आधार पर गैलन का मानना था कि सूचनाओं के आवागमन के 2 मार्ग होते हैं, एक संवेदनाओं के लिए और दूसरा प्रतिक्रियाओं के लिए। गैलन का यह भी मानना था कि हमारे शरीर में संवेदनाओं और प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा होता है। इसमें मेरुरज्जु सहायक होती है और यह सूचनाओं के आवागमन का माध्यम होती है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में किए गए शोध कार्यों से पता चला कि शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण सिर्फ मस्तिष्क से ही नहीं, मेरुरज्जु से भी होता है। मस्तिष्क न होने पर भी शरीर की मांसपेशियों में संवेदनशीलता व गतिशीलता कुछ समय के लिए दिखाई देती है। आगे चलकर कोशिकाओं के बारे में हुए शोध से मस्तिष्क और मेरुरज्जु में तंत्रिका कोशिकाओं की व्यवस्था, उनकी संरचना और कार्य के बारे में पता चला। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिकों में से श्वान और गोल्जी काय की खोज करने वाले कैमिलो गोल्जी ने तंत्रिका कोशिकाओं का भी अध्ययन किया था। तंत्रिका कोशिकाओं में ही गोल्जी काय पहली बार देखा गया था। कक्षा 9 में तंत्रिका कोशिकाओं और उनसे बनी जालनुमा संरचना या तंत्रिका ऊतक का चित्र दिया गया है। आइए तंत्रिका कोशिका की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करें। श्वान का अवलोकन था कि संवेदनाओं का वहन करने वाली तंत्रिकाओं पर वसीय कोशिकाओं की परत पाई जाती है। इस अवलोकन के लगभग 2 दशक बाद तंत्रिका कोशिकाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया था, मगर यह विवरण बहुत समय तक सर्वमान्य नहीं हो पाया क्योंकि इन कोशिकाओं का अवलोकन वैज्ञानिकों के लिए अत्यधिक चुनौतीपूर्ण रहा। एक तरफ तो यह जालनुमा संरचनाओं के रूप में दिखाई देती हैं और दूसरा इनको पेशीय ऊतकों से अलग करके देख पाना कठिन है। 8.1.2 तंत्रिका कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल। अभिरंजक तकनीक एवं सूक्ष्मदर्शी के विकास के बाद 1910 के दशक में इनकी संरचना का स्पष्ट अवलोकन किया गया और पूर्ववर्ती विवरण की पुष्टि की गई। तंत्रिकाओं की व्यवस्था और वृद्धि संबंधी शोध 1930 के दशक में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद आगे बढ़ा।
इनकी संरचना के स्पष्ट अवलोकन से यह पाया गया कि तंत्रिकाएं विविध प्रकार की होती हैं और यह तंत्रिका कोशिकाओं के गुच्छे से बनी होती है। प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक केंद्रक और कई माइटोकॉन्ड्रिया हैं। इनमें अन्य कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तंत्रिका कोशिका की विशेषता यह है कि इनकी कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव्य का विस्तार अनेक शाखित संरचनाओं के रूप में होता है, जिन्हें डेंड्रॉइड ब्रांच्ड ट्री लाइक कहते हैं। इनमें से कुछ लंबी विस्तारित संरचनाओं को एक्सॉन, एक्सिस कहा जाता है। यह शरीर के दूरस्थ भागों तक पहुंचती है। कुछ एक्सॉन में वसायुक्त भित्ति पाई जाती है, जिसे माइलिन भित्ति कहते हैं। वैज्ञानिक श्वान ने अपने अध्ययन में पाया कि माइलिन भित्ति कोशिकाओं की बनी होती है, इसलिए इन कोशिकाओं को श्वान कोशिका नाम दिया गया। क्या आप जानते हैं, तंत्रिकाओं के विवरण के लिए वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी और रेमन कजाल को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला। उनका विवरण 1850 के दशक में रॉबर्ट रिमार्क द्वारा दिए गए विवरण जैसा ही था। उन दिनों रिमार्क का विवरण किसी ने नहीं माना था। एक एक्सॉन पर माइलिन भित्ति की कोशिकाएं ऐसे लिपटी हुई होती हैं कि बीच बीच में नियमित रूप से कुछ रिक्त स्थान रह जाते हैं। चित्र में इन्हें अ से दर्शाया गया है। माइलिन भित्ति से सूचनाओं के संचार को गति, एक्सॉन को सहारा और सुरक्षा एवं कई एक्सॉन का गुच्छा बनने में सहायता मिलती है। मस्तिष्क व मेरुरज्जु से शुरू होने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन हमारे शरीर के अन्य भागों तक पहुंचते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ एक्सॉन इतने लंबे होते हैं कि वे हमारे मस्तिष्क या मेरुरज्जु से लेकर पैर की अंगुलियों के अंतिम छोर तक फैले होते हैं। अतः आपकी कुछ तंत्रिका कोशिकाएं आपकी लंबाई के बराबर हैं। ऐसे लंबे एक्सॉन वाली तंत्रिका कोशिका का केंद्रक वाला सिरा कहाँ होगा? मस्तिष्क या मेरुरज्जु की सुरक्षा के लिए हमारे शरीर में और कौन से अंग हैं? तंत्रिकाओं के अलावा हमारे मस्तिष्क व मेरुरज्जु में रक्त की नलिकाएं एवं तंत्रिकाओं को सुरक्षित रखने वाली कई अन्य कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। यह समस्त संरचनाएं त्वचीय ऊतक से लिपटी हुई होती हैं। इन पर भी अस्थियों से बने कवच, खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी के रूप में से मस्तिष्क व मेरुरज्जु की तंत्रिकाएं सुरक्षित रहती हैं। सूचनाएं तंत्रिकाओं तथा तंत्रिका एवं मांसपेशियों के बीच के संपर्क के स्थानों से होते हुए प्रसारित होती हैं। ऐसे संपर्क स्थानों को साइनेप्स कहा जाता है। गौर करने की बात यह है कि साइनेप्स शब्द का अर्थ जुड़ा हुआ है, पर वास्तव में दो तंत्रिकाओं या तंत्रिकाओं और पेशी ऊतक में साइनेप्स एक अंतराल है। इससे सूचनाएं कुछ रसायनों द्वारा प्रसारित होती हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सूचनाओं का आवागमन रासायनिक और विद्युतीय संकेतों के रूप में होता है। तंत्रिकाओं एवं साइनेप्स से सूचना का प्रसार एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। इसके बारे में आज भी शोध हो रहे हैं। 8.1.3 संवेदी अंग और तंत्रिकाएं, सेंस ऑर्गन एंड नर्व्स। हम कई प्रकार की बाह्य और आंतरिक संवेदनाओं को महसूस कर पाते हैं, जैसे ताप, ध्वनि, स्वाद, प्रकाश, दाब, गंध आदि। हमारे शरीर में इन संवेदनाओं के लिए कौन-कौन से अंग हैं? हमारे संवेदी अंग जैसे त्वचा, कान, नाक, आंखें, जीभ
आदि के अलावा भी शरीर के अंदर की मांसपेशियों में संवेदनाएं ग्रहण करने की क्षमता होती है। हमारी त्वचा में ही ठंडा, गर्म, स्पर्श, दबाव, दर्द जैसी तरह तरह की संवेदनाओं को अनुभव करने की क्षमता है। हमारे सभी संवेदी अंगों में विशेष प्रकार की संवेदी कोशिकाएं होती हैं। यह संवेदी कोशिकाएं या तो तंत्रिका कोशिकाएं हैं या तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के अंतिम छोर। इन कोशिकाओं के एक्सॉन का या तो अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रॉइड से या सीधे मेरुरज्जु या मस्तिष्क की तंत्रिकाओं से साइनेप्स स्थापित होता है। उदाहरण के लिए हमारी आंखों के पर्दे पर प्रकाश संवेदी तंत्रिकाएं कोशिकाएं हैं। इनका अन्य तंत्रिका कोशिकाओं के डेंड्रॉइड से साइनेप्स होता है, जिनके एक्सॉन का गुच्छा मस्तिष्क तक पहुंचता है। चित्र में देखें, हमारे नाक में गंध के प्रति संवेदी संरचनाएं मस्तिष्क से चलने वाली तंत्रिका कोशिकाओं के एक्सॉन के अंतिम छोर हैं। इन सभी व्यवस्थाओं के चलते हमारे शरीर के संवेदनाएं ग्रहण करने वाले अंगों का कार्य मिलजुल कर होता है। उदाहरण के लिए भोजन के स्वादिष्ट होने का एहसास तभी होता है जब हम भोजन की गंध को भी महसूस कर पाते हैं। क्रियाकलाप 2, आप थोड़ी सी सौंफ खाइए। अब मुंह धोकर अपनी नाक बंद करके फिर से सौंफ खाइए। क्या दोनों स्थितियों में स्वाद एक जैसा है? यदि अंतर है तो ऐसा क्यों हुआ होगा? 8.1.4 मेरुरज्जु की संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। हमने तंत्रिकाओं और उनके द्वारा होने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन किया। हम जानते हैं कि इन प्रक्रियाओं में मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु की प्रमुख भूमिका होती है। मेरुरज्जु मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिकाओं से बनी तंतुनुमा संरचना है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच से गुजरती है। इन कोशिकाओं के वसीय आवरण युक्त माइलिन भित्ति युक्त एक्सॉन रीढ़ की हड्डी के बीच के स्थानों से बाहर निकलकर शरीर के अलग अलग भागों में फैले होते हैं। काट में सफेद भाग। मेरुरज्जु में कुछ आवरणहीन एक्सॉन भी होते हैं जो अंदर के तरफ होते हैं। काट में धूसर भाग। किसी व्यक्ति के पीठ के बीच अगर मेरुरज्जु का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है एवं सूचनाएं मस्तिष्क तक नहीं पहुंचती हैं, तो पैर व पेट वाले हिस्से असंवेदी हो जाते हैं, अर्थात व्यक्ति इन्हें अपनी इच्छा से हिला डुला नहीं सकता। यदि ऐसे व्यक्ति के तलुए में गुदगुदी की जाए तो पैर हट जाता है, किंतु उस व्यक्ति को इसका पता नहीं चलता। हमारे शरीर में भी कई ऐसी क्रियाएं चलती रहती हैं जिनका हमें पता नहीं चलता, जैसे अमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त की नलिकाओं में विभिन्न पदार्थों का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना, गर्म चीज से हाथ का स्पर्श होने से हाथ का हट जाना आदि। इस तरह की क्रियाएं जो हमारी इच्छा से संचालित नहीं होती, अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इनमें से कई सीधे मेरुरज्जु द्वारा संचालित होती है। इनकी सूचना मस्तिष्क तक भी पहुंचती है। 8.1.5 मस्तिष्क और उसकी भूमिका, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन एंड इट्स फंक्शन। हमारे शरीर में होने वाली अधिकांश क्रियाओं में मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका होती है। मस्तिष्क के अलग अलग भाग से अलग अलग क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क का अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिक आजकल उसके सूक्ष्म काट लेकर परीक्षण करते हैं। अक्सर मस्तिष्क के 3 भाग, अग्र, मध्य और पश्च के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, पर मध्य और पश्च तथा अग्र और मध्य भागों के कार्यों में कई समानताएं हैं। अतः मोटे तौर पर हम यह कह सकते हैं कि मस्तिष्क के निचले भाग से सांस लेने, निगलने, शरीर के तापमान का नियंत्रण जैसे कार्य होते हैं, जबकि ऊपरी भाग से देखने, सुनने, सूंघने, तर्क करने, स्मरण रखने आदि कार्यों का नियंत्रण होता है।
यह भाग अन्य जीवों की तुलना में मनुष्यों में अधिक विकसित है। मस्तिष्क मेरुरज्जु द्वारा संचालित अनैच्छिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण रखता है। जैसे जब आप चलते हैं तो आपके हाथ आपके कदमों के साथ अनैच्छिक रूप से एक विशेष तारतम्यता से चलते हैं। आप जब मार्च पास्ट सीख कर रहे होते हैं तब आपके कदम और हाथ की स्थिति आपकी इच्छा के अनुसार होती है, अर्थात यह एक ऐच्छिक क्रिया है। ऐसी सभी ऐच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा संचालित हैं। अतः जब हम सतर्क होकर कोई कार्य करते हैं तब वह कार्य मस्तिष्क के नियंत्रण में होता है। कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी मस्तिष्क द्वारा संचालित होती हैं, जैसे आंखों पर तेज रोशनी पड़ने से पुतली का सिकुड़ना। क्या आप जानते हैं, हमारे हृदय में तंत्रिकाओं का एक ऐसा जाल है जिससे हृदय का धड़कना नियंत्रित रूप से चलता रहता है। मस्तिष्क से सूचनाएं मिलना बंद हो जाए तब भी यह कुछ समय तक हृदय के कार्य को संचालित कर सकता है। आप अपने दिन भर के कार्यों में से ऐच्छिक क्रियाओं की सूची बनाइए। उनमें से किसी एक क्रिया से संबंधित अंगों की भी सूची बनाइए। जब मस्तिष्क का ऊपरी भाग ठीक से काम करता है तो वह निम्नलिखित 3 में से कोई एक भूमिका निभा सकता है। पहला, वह उन क्रियाओं को रोक सकता है जिन्हें नीचे वाला भाग तथा मेरुरज्जु करता है। दूसरा, वह उन्हें नियंत्रित ढंग से चला सकता है। तीसरा, मेरुरज्जु के नियंत्रण के बिना ही सीधे मांसपेशियों की क्रियाओं को संचालित कर सकता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अक्सर मस्तिष्क के अधिकांश बाएं भाग से हमारे शरीर के दाएं भाग के अधिकांश कार्यों का नियंत्रण होता है। ठीक इसी तरह मस्तिष्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं भाग के कार्यों का नियंत्रण होता है। हमारे शरीर के दोनों भागों से मस्तिष्क तक पहुंचने वाली सूचनाओं से संबंधित प्रतिक्रियाएं मिले-जुले रूप में व्यक्त होती हैं। आइए इसे क्रियाकलाप द्वारा समझने का प्रयास करें। क्रियाकलाप 3। चित्र के अनुसार अपनी दोनों हथेलियों की तर्जनी अंगुलियों को आमने सामने की ओर एक सीध में लाएं। पहले दोनों हथेलियों को एक साथ घड़ी की दिशा में घुमाएं और फिर एक को घड़ी की दिशा में तो एक को इसके ठीक विपरीत दिशा में साथ साथ घुमाएं। फिर एक हथेली को रोककर दूसरी को घुमाएं। हथेलियों को साथ साथ घुमाना आसान था या विपरीत दिशा में? ऐसा क्यों हुआ होगा? जब आप दोनों हथेलियों को साथ साथ घुमा रहे थे तब इनसे संबंधित सूचनाओं की मस्तिष्क के भागों से मिलीजुली प्रतिक्रिया आपके हाथों पर काम कर रही थी। एक हथेली को रोककर दूसरे को घुमाना भी आसान क्यों लगा? जब आप चलते हैं तो आपके दाहिने पैर के आगे बढ़ने से आपका कौन सा हाथ आगे बढ़ता है और क्यों? बच्चों, हमारे मस्तिष्क के 2 भाग होते हैं, दायां भाग और बायां भाग। और मस्तिष्क के दाएं भाग से शरीर के बाएं अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है और ठीक इसी प्रकार से मस्तिष्क के बाएं भाग से शरीर के दाहिने अंगों के कार्यों का नियंत्रण होता है। लेकिन अगर शरीर के दोनों अंग एक साथ कार्य कर रहे हो तो इसकी सूचना मस्तिष्क को मिलती है और मस्तिष्क के दोनों भाग इसके प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं और जो प्रतिक्रिया हमें मिलती है वो मिले जुले रूप में मिलती है। चलिए इसे करके देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी हथेलियों को निकालिए और तर्जनी उंगली को आगे की तरफ रखिए और इसे घड़ी की दिशा में घुमाइए। अब ठीक इसके विपरीत दिशा में घुमाइए। अब हथेली की एक अंगुली को घड़ी की दिशा में और एक अंगुली को विपरीत दिशा में घुमाइए। अब आप देख सकते हैं कि ये करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। जब हम इसे एक ही दिशा में घुमाते हैं तो ये करना ज़्यादा आसान हो जाता है, लेकिन एक को घड़ी की दिशा में और एक को विपरीत दिशा में घुमाते हैं तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शरीर के दोनों अंगों से सूचना मस्तिष्क को मिली
और इसकी जो प्रतिक्रिया है ये भ्रमित रूप में व्यक्त हुई, जिसके कारण ऐसा हुआ। क्रियाकलाप 4। कक्षा के केंद्र में बैठे एक विद्यार्थी की आंखों पर पट्टी बांध दें। यह ध्यान रखें कि नाक के छिद्र खुले रहें। विद्यार्थी को निर्देश दें कि जब उसे ताली की आवाज सुनाई दे तब वह ताली के आवाज की दिशा को हाथ से दर्शाए। अब शिक्षक इशारे से केंद्र में बैठे उस विद्यार्थी के बराबर दूरी पर आगे तथा पीछे एक एक विद्यार्थी को इसी प्रकार दाईं और बाईं तरफ एक एक विद्यार्थी को ताली बजाने के लिए चयनित कर ले। इन चयनित विद्यार्थियों को इशारे से बारी-बारी ताली बजाने के लिए निर्देशित करें। शेष विद्यार्थी शांत रहकर हर बार ताली की दिशा एवं केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा हाथ से दर्शाई गई दिशा का अवलोकन करें। यह प्रक्रिया 8 से 10 बार दोहराई जाए। यह क्रियाकलाप अन्य विद्यार्थियों पर भी दोहराएं तथा देखें कि क्या सभी अवलोकन समान मिले। क्या केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा हमेशा ताली बजने की सही दिशा दर्शाई गई? उस विद्यार्थी को इस प्रक्रिया में किस अंग से सूचना मिल रही थी? उसके किस अंग के द्वारा प्रतिक्रिया दर्शाई जा रही थी? आपने इस क्रियाकलाप में देखा कि केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा दाईं और बाईं दिशा सही दर्शाई गई, पर जब आगे या पीछे ताली बजाई गई तो दिशा दर्शाने में भ्रम हुआ। हमारे दोनों कानों के बीच दूरी है, इसलिए दाईं ओर से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में भी अंतर आ जाता है, जिससे मस्तिष्क में इन सूचनाओं का भेद हो पाता है। परंतु आगे या पीछे से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं के समय में कोई अंतर न होने के कारण मस्तिष्क में इनका भेद नहीं हो पाता। अर्थात मस्तिष्क तक आने वाली सूचनाओं के प्रति मस्तिष्क हमेशा एक जैसी प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं करता। कई सूचनाओं की प्रतिक्रियाएं भ्रमित रूप में होती हैं, जैसा आपने उपरोक्त क्रियाकलाप में देखा। क्या आप जानते हैं, हमारे देश में मस्तिष्क संबंधी वर्तमान शोध कार्यों से जुड़ी डॉक्टर शुभा तोले ने मस्तिष्क के विकास का व्यापक अध्ययन किया है और कुछ अनैच्छिक क्रियाओं एवं स्मरण संबंधी क्षेत्रों के विकास के लिए आवश्यक आनुवांशिक पदार्थ की पहचान की है। इसके लिए उन्हें विश्व भर में ख्याति प्राप्त हुई है। उन्हें हमारे देश में सन 2010 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से नवाजा गया है। डॉक्टर शुभा तोले मुंबई के टाटा अनुसंधान केंद्र में अभी भी कार्यरत हैं। बच्चों, वैसे तो हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, लेकिन कभी-कभी ये भी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे किसी ने आवाज दी थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आवाज मेरे आगे से आ रही थी या पीछे से आ रही थी। ऐसा आप लोग के भी साथ होता होगा क्या? ये चीज और किसी के साथ होती है? चलिए बच्चों, एक खेल खेलते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों, आज हम एक खेल खेलते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार से ही बैठना है, जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, ठीक है? जैसे कि हम देख सकते हैं कि तारामती है, जिसको मैंने बीच में बैठाया है। तारामती की आँख में हम एक पट्टी बांधेंगे और हमको पट्टी इस प्रकार से बांधनी है कि इसकी नाक बंद न हो जाए, ठीक है? क्योंकि आप इस खेल को कभी भी खेल सकते हैं, इसलिए इसकी सावधानी हमको रखनी है, ठीक है? तारामती के आगे तरफ कौन बैठा है? विनीता। तारामती के पीछे बिलेश्वरी बैठी है। इसी प्रकार से तारामती के दाएं तरफ आंचल बैठी है और तारामती के बाएं तरफ ज्योति बैठी है, ठीक है? तो आपको इसलिए बैठाया है ऐसे क्योंकि आपको मैं इशारा करूंगी और जब मैं आपको इशारा करूंगी तो आपको ताली बजानी है। अगर मैं आंचल को इशारा करूंगी तो आंचल ताली बजाएगी, और जब आंचल ताली बजाएगी तब तारामती हाथ के द्वारा उस दिशा को दर्शाएगी जहां से उसे आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है? तो आपको जब मैं इशारा करूंगी तो आपको ध्यान रखना है और आपको फिर ताली बजानी है, ठीक है? तो गेम शुरू करें।
तो सबसे पहले हम तारामती आंख पर पट्टी बांधते हैं। तो इस प्रकार हमने तारामती की आंखें बंद कर दी हैं। ठीक है, अब तारामती तुम्हें आवाज सुनना है ध्यान से और हाथ के द्वारा बताना है कि आवाज कहां से आ रही है। ठीक है, रेडी? ठीक है, कुछ समझ में आया क्या हुआ यहाँ पर? क्या तारामती ने हर समय सही दिशा बताई? कहीं कहीं पर कंफ्यूज हो गई? क्या हुआ? कहीं कहीं पर तारामती कंफ्यूज हो गई, वो बता नहीं पाई कि आवाज कहाँ से आ रही है। ठीक है, तो कहाँ पर कंफ्यूज हुई? जब आवाज आगे और पीछे तरफ से जब आवाज आई तो उसे दिशा दर्शाने में भ्रम हुआ, लेकिन जब आवाज उसके दाएं और बाएं तरफ से आई तो उसे वो आसानी से बता पाई। तो आप इस खेल को किसी और के साथ भी कर सकते हैं। जैसे अभी तारामती बैठी है, यहाँ पर हम आंचों को बैठा सकते हैं, इसके द्वारा भी हम करके देख सकते हैं कि क्या ऐसा ही होता है। तो करके देखें। चलिए बच्चों, इस खेल को हम फिर से खेलते हैं, लेकिन अब यहाँ पर तारामती नहीं बैठी है, यहाँ पर कौन बैठा है अभी? आंचल। ठीक है, चलिए आंचल के आंख में पट्टी बांध देते हैं। आंचल, आपको गेम्स के सारे रूल्स पता है ना? ठीक है, तब मैं आपको इशारा करूंगी और आपको ताली मेरे इशारे को अकॉर्डिंग ही बजानी है। ठीक है, रेडी आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे तारामती के साथ हुआ, क्या वैसे आंचल के साथ हुआ? हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आंचल भी क्या हो गई? कंफ्यूज हो गई, है ना? कहाँ पर कंफ्यूज हुई? जब ताली की आवाज आगे और पीछे से आई तो दाएं कान से उसको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, बाएं कान से भी सुनाई दी, लेकिन जब आवाज आगे और पीछे से आई तो वो स्पष्ट रूप से सुनाई उसको नहीं दी। तो खेल खेलने में मजा आया? बच्चों, अभी जो आपने खेल देखा, इसमें हमने देखा कि प्रतिक्रिया हमें मिले जुले रूप में दिखी। आपने एक चीज नोटिस की, कभी ये प्रतिक्रिया दाईं ओर और बाईं ओर से सही दर्शाई गई, लेकिन जब प्रतिक्रिया आगे और पीछे से दर्शाई गई तो कभी सही थी और कभी गलत। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे दोनों कानों के बीच में अंतर है। तो दाईं ओर से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में अंतर आ जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क भेद कर पाता है। लेकिन जब ध्वनि आगे या पीछे से आती है तो ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में अंतर न होने के कारण ये मिलीजुली प्रतिक्रिया दिखाता है। या हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क भ्रमित रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, जैसे कि हमने पिछले क्रियाकलाप में देखा है। 8.1.6 सूचनाओं का आवागमन, उद्दीपन एवं प्रतिक्रिया।
ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्सेस। विभिन्न बाह्य एवं आंतरिक स्रोतों से कई प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर को अलग अलग तरीके से प्रभावित करती रहती है। इस प्रकार की सूचनाओं को हम उद्दीपन कहते हैं। यदि हम इनके प्रति प्रतिक्रियाएं व्यक्त नहीं कर पाते तो यह हमारे लिए कई तरह से नुकसानदेह हो जाता है। उदाहरण के लिए, किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों की संवेदी कोशिकाओं को मिलता है। यहाँ से संवेदी तंत्रिकाओं, सेंसरी न्यूरॉन द्वारा यह मेरुरज्जु तक पहुँचता है। वहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं, मोटर न्यूरॉन द्वारा हाथ के पेशियों तक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आमतौर पर मेरुरज्जु द्वारा होता है। यदि उपरोक्त उदाहरण में प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं होती तो क्या होता? बर्तन गर्म हो तो आप सावधानी पूर्वक काम करते हैं। क्या मस्तिष्क की इसमें कोई भूमिका होती है? क्रियाकलाप 1 में आपने छड़ी को आंखों से देखकर हाथ से पकड़ने का प्रयास किया। आपको प्रक्रिया शुरू करने का संकेत कानों से मिला। आंखों और कानों से प्राप्त सूचना या उद्दीपन के प्रति आपने हाथ के द्वारा प्रतिक्रिया व्यक्त की गई। अर्थात इन तीनों अंगों के तालमेल से ही आप छड़ी को पकड़ पाए। सोचकर बताइए, इन 3 अंगों के अलावा शरीर के और कौन से अंग इस प्रक्रिया में भाग लेते हैं? यहाँ आंखों व कानों से मेरुरज्जु या मस्तिष्क तक सूचना ले जाने वाली तंत्रिकाएं संवेदी तंत्रिकाएं हैं, जबकि मेरुरज्जु या मस्तिष्क से हाथ की मांसपेशियों तक प्रतिक्रिया करने के लिए सूचना पहुंचाने वाली तंत्रिकाएं प्रेरक तंत्रिकाएं हैं। इनके बीच जुड़ाव या तो सीधे साइनेप्स द्वारा या अन्य तंत्रिकाओं द्वारा होता है। यदि हम इस क्रियाकलाप में हो रही प्रक्रिया में सूचनाओं का मार्ग दर्शाने का प्रयास करें तो यह इस प्रकार होगा। क्या आप जानते हैं, कई बार डॉक्टर घुटने के जोड़ पर रबर की हथौड़ी से हल्की चोट कर दर्द और दबाव के अनुभव का पता लगाने की कोशिश करते हैं। यह दर्द और दबाव पेशियों से संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा मेरुरज्जु तक, फिर मेरुरज्जु से प्रेरक तंत्रिकाओं के द्वारा पैरों की पेशियों तक पहुंचता है। संवेदी और प्रेरक तंत्रिकाओं में सीधा संपर्क साइनेप्स द्वारा होता है। पैर के ऊपरी हिस्से की पेशियों में संकुचन व निचले हिस्से में फैलाव होने से पैर एक झटके से आगे की तरफ उछलता है। मेरुरज्जु से सूचना मस्तिष्क तक अन्य तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचती है और दर्द का अनुभव होता है। इस प्रकार की कुछ अन्य प्रतिवर्ती क्रियाओं के उदाहरण सोचकर लिखें। अचानक सुई चुभने से हाथ एक झटके से हट जाता है। इस प्रतिवर्ती क्रिया में कौन कौन से अंग काम कर रहे हैं? सूचनाओं के आवागमन का मार्ग बनाएं। 8.1.7 मनुष्य में हार्मोन द्वारा सूचनाओं का आवागमन। ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हार्मोन। तंत्रिकाओं के अलावा हमारे शरीर में क्रियाओं के नियंत्रण में कुछ ऐसे रसायनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जो हमारे रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचते हैं। ये मुख्य रूप से प्रोटीनीय पदार्थ हैं। इन्हें हार्मोन कहा जाता है। यह यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है गति प्रदान करना। हार्मोन विभिन्न अंगों की गतिविधियों के बीच की कड़ियां जोड़ने वाले प्रमुख एजेंट हैं। हार्मोन द्वारा समन्वय के उदाहरण इस प्रकार हैं। हमारे अग्नाशय, पैनक्रियास में पाचन क्रिया के लिए बनने वाले रसायनों के अलावा इंसुलिन नाम का एक हार्मोन बनता है। इंसुलिन न हो तो हमारा शरीर शक्कर का उपयोग नहीं कर सकता। इंसुलिन की अनुपस्थिति में हमारे वृक्क रक्त में उपस्थित शक्कर को मूत्र के साथ बाहर निकाल देते हैं और हम मधुमेह, डायबिटीज के शिकार हो जाते हैं।
दूसरी ओर यदि इंसुलिन बहुत अधिक मात्रा में हो तो और अधिक घातक होता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन की ज्यादा मात्रा का इंजेक्शन दे दिया जाए तो उसका यकृत रक्त से सारी शक्कर ले लेता है, जिससे मस्तिष्क को शक्कर नहीं मिल पाती और स्थिति गंभीर हो जाती है। यह सत्य है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका को इंसुलिन की आवश्यकता होती है, मगर यह भी जरूरी है कि इसकी एकदम सही मात्रा शरीर में रहे। इसलिए प्रत्येक कोशिका में इंसुलिन बनाने के स्थान पर यह एक ही अंग अग्नाशय में तंत्रिका तंत्र के नियंत्रण से बनता है। इसी प्रकार एक और हार्मोन गर्दन में उपस्थित पैराथायराइड ग्रंथि द्वारा बनाया जाता है। यह रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियंत्रण करता है। यदि यह हार्मोन बहुत कम हो तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत कम हो जाती है और मांसपेशियों में विचित्र ऐंठन होती है। संभवतः हड्डियां रक्त से कैल्शियम को सोखती हैं। यदि यह हार्मोन बहुत अधिक हो तो हड्डियां घुलने लगती हैं और रक्त में कैल्शियम की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। दोनों ही स्थितियां जानलेवा हो सकती हैं। क्या पैराथायराइड हार्मोन के स्रावित होने में भी तंत्रिकाओं की भूमिका होती है? गर्दन में ही एक अन्य ग्रंथि थायराइड स्थित होती है। इससे एक हार्मोन थायरॉक्सिन का निर्माण होता है। यह हार्मोन शरीर में ऑक्सीकरण की क्रिया को बढ़ावा देता है, अन्यथा ऑक्सीकरण एकदम न्यूनतम स्तर पर रहता है। यह हार्मोन कम हो तो व्यक्ति मोटा और सुस्त हो जाता है। यदि यह हार्मोन बहुत अधिक हो तो व्यक्ति दुबला पतला अति सक्रिय हो जाता है। उसकी नाड़ी बहुत तेज हो जाती है। कई अन्य लक्षण भी उभरने लगते हैं और व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो जाता है। कभी-कभी कैंसर या किसी अन्य कारण से यह ग्रंथि शरीर से निकाल दी जाती है। तब उस व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में थायरॉक्सिन हार्मोन देना होता है। इतनी ही मात्रा यदि किसी स्वस्थ व्यक्ति को दी जाती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। उसकी थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन बनाना बंद कर देती है और रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा अपरिवर्तित रहती है। यदि उसे आवश्यक दैनिक मात्रा से अधिक हार्मोन दिया जाता है तो उसकी ऑक्सीजन की खपत बढ़ जाती है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। एक और ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन की हमारे शरीर के लवणों के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका है। यह एड्रिनल ग्रंथि है जो हमारे वृक्कों के पास स्थित होती है। इस ग्रंथि का बाहरी भाग कई हार्मोन्स बनाता है। इनमें से एक हमारे शरीर में लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में यह हार्मोन नहीं बन रहा हो तो उसे प्रतिदिन थोड़ा अतिरिक्त नमक खिलाकर जीवित रखा जा सकता है, अन्यथा उसकी मृत्यु हो सकती है। पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय ऐसे हार्मोन्स बनाते हैं जिनके कारण किशोरावस्था में शरीर में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछों या स्तनों का विकास आदि। एक अन्य हार्मोन जो स्त्रियों में पाया जाता है, प्रोजेस्टेरॉन, पूरी गर्भावस्था में और प्रत्येक मासिक चक्र के समय बनता है। 8.1.8 हार्मोन्स की मात्रा का नियंत्रण, कंट्रोल ऑफ अमाउंट ऑफ हार्मोन। सबसे अधिक हार्मोन्स पीयूष ग्रंथि से बनते हैं। चित्र में मस्तिष्क में इसकी स्थिति को दर्शाया गया है। इसके द्वारा निर्मित हार्मोन वृद्धि, शक्कर के उपयोग, स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध के निर्माण के अलावा थायराइड, एड्रिनल, अंडाशय, वृषण जैसे सभी हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों की गतिविधियों को नियंत्रित करते हैं। किशोरावस्था में अंडाशय और वृषण का आकार पीयूष ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन्स के कारण ही बढ़ता है। पीयूष ग्रंथि जननांग उद्दीपक हार्मोन, गोनेड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के उत्पादन का इस तरह नियंत्रण होता है कि शरीर में टेस्टोस्टेरॉन की मात्रा स्थिर बनी रहे।
इसी प्रकार पीयूष ग्रंथि का एक अन्य हार्मोन वृद्धि से संबंधित है और यह इंसुलिन के विरोधी की तरह काम करता है। एक अन्य हार्मोन थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और रक्त में थायरॉक्सिन की मात्रा बढ़ने पर इसका उत्पादन रुक जाता है। कुछ हार्मोन्स की क्रिया और भी त्वरित होती है और इनका उत्पादन जल्दी जल्दी बंद चालू होता रहता है। ऐसा ही एक हार्मोन है एड्रेनलिन, जो एड्रिनल ग्रंथि के मध्य भाग में बनता है। खासकर भावनात्मक परिस्थितियों में और कसरत या शारीरिक श्रम के दौरान यह हृदय को स्फूर्ति प्रदान करता है और रक्त को उन मांसपेशियों में भेजता है जहां उसकी आवश्यकता होती है। एड्रेनलिन का असर बहुत जल्दी होता है, पर ज्यादातर हार्मोन्स का असर होने में कई घंटे या दिन लगते हैं। जैसे जैसे और जानकारियां प्राप्त होती जा रही हैं, उनसे पता चल रहा है कि हमारी किसी भी संरचना या कार्य की स्थिरता दो परस्पर विरोधी प्रक्रियाओं के संतुलन पर निर्भर होती है। आज हम हार्मोन के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, किंतु यदि हम इस जानकारी का उपयोग शरीर की आवश्यकता के अनुसार ना करें तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तंत्रिकाओं और हार्मोन्स द्वारा सूचनाओं के आवागमन की प्रक्रिया एक दूसरे पर निर्भर है और आपसी समन्वय से चलती रहती है। मस्तिष्क में एक विशेष क्षेत्र में तंत्रिकाओं और पीयूष ग्रंथि के कार्य का तालमेल बना है। ऐसा ही हमारे शरीर में अन्य अंगों जिनसे हार्मोन स्रावित होता है, उन सभी से तंत्रिकाएं जुड़ी हैं। हार्मोन तथा तंत्रिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका से हमारे शरीर के कार्य सुचारू और संगठित रूप में चलते रहते हैं। 8.2 पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय संबंधी शोध पिछले 200 सालों में ही हुए हैं। अब लोग यह मानने लगे हैं कि पौधों में भी जंतुओं के समान ही कुछ जैविक प्रक्रियाएं चलती होंगी और इनमें भी सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। छुई मुई से तो आप परिचित हैं। इसी प्रकार अधिकांश पौधों में सुबह फूलों का खिलना, जबकि रात रानी जैसे पौधों में रात को फूलों का खिलना, कुछ पौधों जैसे इमली की पत्तियों का रात में बंद होना, बेलों का किसी आधार पर लिपटकर किसी विशेष दिशा में मुड़ते हुए बढ़ना आदि क्रियाओं में किसी न किसी रूप में सूचनाओं का संचार होता है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार पौधों में सूचनाओं का संचार मुख्य रूप से कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों के द्वारा होता है। ये रासायनिक पदार्थ हार्मोन्स हैं, जो जंतु हार्मोन्स से भिन्न होते हैं। चार्ल्स डार्विन एवं उनके पुत्र फ्रांसिस डार्विन के 1870 के दशक से शुरू किए गए कुछ प्रयोगों से हमें पौधों की संवेदनाओं में रसायनों के संचार के बारे में पता चलता है। वैज्ञानिकों ने पौधों में होने वाली जैविक प्रक्रियाओं में उद्दीपकों की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया। इन वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों में उद्दीपन को ग्रहण करने वाले केंद्र और उन उद्दीपनों के आधार पर प्रभावित होने वाले अंगों जिनमें परिवर्तन होते हैं के मध्य सूचनाओं का प्रवाह होता है। इसके परिणाम स्वरूप एक विशेष प्रतिक्रिया पौधों में दिखाई देती है। यदि पौधे के तने के शीर्ष भाग पर किसी दिशा से निरंतर प्रकाश मिलता रहे, तो उसके विपरीत दिशा की प्रविभाजी कोशिकाओं को मिलने वाली सूचनाओं के कारण कोशिकाओं का अधिक तेजी से विभाजन होता है, जिससे तना एक ओर से झुक जाता है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि पौधों में विशेष रासायनिक पदार्थों के रूप में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे उनकी विभिन्न जैविक क्रियाएं संचालित होती हैं। चित्र देखकर बताइए कि किन परिस्थितियों में तने का सिरा प्रकाश की तरफ मुड़ा है। ऐसा क्यों हुआ होगा?
इस प्रयोग से क्या-क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। इस क्षेत्र में निरंतर हो रहे शोधों से पता चला है कि पौधे प्रायः जल, प्रकाश, ऊष्मा, स्पर्श, रासायनिक पदार्थों आदि उद्दीपकों से प्राप्त सूचनाओं की प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ये सूचनाएं पौधों में उपस्थित विशेष रसायनों के रूप में स्थानांतरित होती है, जिन्हें पादप हार्मोन्स कहते हैं। इन रसायनों द्वारा पौधों में स्टोमेटा का खुलना या बंद होना, पत्तियों का गिरना, कोशिकाओं में विभाजन दर का बढ़ना, उनकी लंबाई में वृद्धि, कलिकाओं की वृद्धि, फूलों का खिलना, फलों का पकना आदि होता है। डार्विन वाले प्रयोग में तने के शीर्ष भाग पर पाया जाने वाला हार्मोन ऑक्सिन कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है। पौधों में पाया जाने वाला ऐसा ही एक हार्मोन जिबरेलिन है, जो ऑक्सिन की तरह तने की वृद्धि में सहायक होता है। एक अन्य हार्मोन साइटोकाइनिन कोशिकाओं के विभाजन को प्रेरित करता है। यह फलों एवं बीजों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। आपने देखा या सुना होगा कि कुछ पेड़ों के नीचे दूसरे पौधे नहीं उगते। इसका कारण भी एक पादप हार्मोन ही है, जो उन पेड़ों की जड़ों में बनता है और दूसरे पौधों को पनपने नहीं देता। आपने यह अनुभव किया होगा कि एक पका हुआ फल आसपास में रखे हुए अन्य कच्चे फलों को भी पका देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पके फल से निकलने वाला एक रसायन इथिलीन गैस के रूप में आसपास फैलता है और अन्य फलों को भी पकाने में सहायक होता है। आपने कीड़ों और तितलियों को फूलों पर मंडराते देखा होगा। इसका कारण फूलों के स्त्री केसर से निकलने वाला मीठा रस है। यह मीठा रस एक ऐसा रसायन है जो पराग कणों के लिए उद्दीपक का कार्य करता है। इससे पराग कणों में पराग नलिकाएं बनती हैं, जो निषेचन के लिए बीजांड की ओर बढ़ती हैं, ताकि आगे चलकर फलों और बीजों का विकास हो सके। पौधों में वृद्धि करवाने के साथ साथ उसे रोकने के लिए भी सूचनाओं की आवश्यकता होती है। एब्सिसिक अम्ल पौधों में वृद्धि का दमन करने वाला हार्मोन है। पौधों की पत्तियों का मुरझाना इस हार्मोन का ही प्रभाव है। नियंत्रण एवं समन्वय से ही एक कोशिका से लेकर बहुकोशिकीय जीवों के जैविक कार्य सुचारू रूप से चलते हैं। क्या आप जानते हैं, दक्षिण अमेरिका के घास के मैदानों में कम वर्षा के कारण उस क्षेत्र में पानी की अत्यधिक कमी हो गई। उन मैदानों में हमारे बबूल के पौधे जैसा पौधा पाया जाता है। उस पौधे की पत्तियों में टेनिन नामक पदार्थ होता है, जिसकी मात्रा सामान्यतः इतनी कम होती है कि पत्तियां खाने वाले जीवों पर इसका कोई असर नहीं होता। एक समय अचानक वहां के हिरण और अन्य कीड़े मकोड़े मरने लगे। परीक्षण करने पर वैज्ञानिकों को पता चला कि उन मृत जीवों की आंत में टेनिन की मात्रा इतनी अधिक थी कि वह उनकी मृत्यु का कारण बन गई। आगे परीक्षणों से पता चला कि उन पेड़ों की पत्तियों में सामान्य से बहुत अधिक मात्रा में टेनिन था, जिसके कारण उन्हें खाने से जीवों के शरीर में टेनिन की मात्रा इतनी अधिक हो गई कि वे जीव मर गए। पादप वैज्ञानिकों ने पाया कि पत्तियों में टेनिन की मात्रा के अधिक होने का कारण उन पौधों द्वारा स्वयं को जीवित रखने के लिए पानी के बंटवारे को रोकना था, ताकि टेनिन के प्रभाव से उन्हें खाने वाले जीव तो मर जाएं, किंतु पौधा स्वयं जीवित रहे। वैज्ञानिकों के सामने एक और प्रश्न भी था कि अचानक पत्तियों में टेनिन की मात्रा को बढ़ाने के लिए उस क्षेत्र के सभी पौधों तक इस सूचना का प्रसार कैसे हुआ होगा। उस स्थान के पर्यावरण का अध्ययन कर रहे वैज्ञानिकों ने पाया कि वहां के वातावरण में इथिलीन गैस सामान्य से अधिक मात्रा में थी। तब उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि पत्तियों में टेनिन की मात्रा को बढ़ाने संबंधी सूचना इथिलीन गैस के माध्यम से
एक पेड़ से दूसरे तक पहुंच रही थी। मुख्य शब्द, कीवर्ड्स, नियंत्रण, समन्वय, संवेदी, प्रेरक, उद्दीपन। हमने सीखा, हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य मुख्य रूप से तंत्रिका तंत्र तथा हार्मोन का है। शरीर में सूचनाओं का आदान प्रदान रासायनिक और विद्युतीय संकेतों के रूप में होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मुख्य रूप से मेरुरज्जु द्वारा ही होता है। इसमें मस्तिष्क की प्रमुख भूमिका नहीं होती। रासायनिक समन्वय पौधों में भी पाया जाता है। हार्मोन ऐसे रासायनिक पदार्थ हैं जिनसे विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। अतः वह धातु जो किसी अन्य धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर रही है, अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी, एक्टिविटी सीरीज कहते हैं। कुछ धातुओं की सक्रियता सारणी 2 में दर्शाई गई है। सारणी 2 को देखने पर हमें जानकारी मिलती है कि जहां लिथियम सबसे ज्यादा सक्रिय धातु है, वहीं प्लेटिनम सबसे कम सक्रिय धातु है। साथ ही हमें धातुओं के तुलनात्मक अध्ययन में भी सहायता मिलती है। जैसे आयरन सिल्वर को सिल्वर के लवण से विस्थापित कर सकता है, किंतु आयरन जिंक को जिंक के लवण से विस्थापित नहीं करेगा। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर आने वाली धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं। अगर हम सक्रियता श्रेणी की धातुओं को उनके शुद्ध रूप में प्राप्त होने के समय के साथ तुलना करें तो पता चलता है कि सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम लगभग 200 साल पहले शुद्ध तत्व के रूप में प्राप्त हुईं, जबकि सबसे कम अभिक्रियाशील धातु जैसे सोना आदि का प्राचीन सभ्यता में भी उपयोग हो रहा था। इन धातुओं को उपयोग में लाने का कारण उनका प्रकृति में तत्व रूप शुद्ध रूप में पाया जाना है। लोहे को उसके यौगिकों हेमेटाइट और मैग्नेटाइट से प्राप्त करने के लिए उच्च ताप की आवश्यकता होती है। अतः ईंधन के रूप में लकड़ी के स्थान पर कोयला या कोक का उपयोग कर इसे प्राप्त किया गया। इतना उच्च ताप भट्टी द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह भूपर्पटी में उपलब्धता अधिक होने के बाद भी 3500 वर्ष पूर्व ही इसे शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सका। पारा, जस्ता और टिन ऐसी धातुएं हैं जिन्हें उनके यौगिकों से केवल गर्म करके ही प्राप्त किया जा सकता है। लोहे से अधिक सक्रिय धातुएं सोडियम, पोटेशियम केवल यौगिक रूप में ही मिलती हैं, जिन्हें रासायनिक रूप से अपचयित नहीं किया जा सकता। आइए देखें कि सक्रियता श्रेणी धातुओं की रासायनिक अभिक्रियाओं को समझने में कैसे सहायता करती है।